ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। पिछले चंद घंटों में ये ख़बर आ रही है कि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान जो आर्जी जंगबंदी थी, चौथा दिन है उसका आज, उसमें 2 दिन की मज़ीद तोसी पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने इसकी तस्दीक की है, हमास ने इसकी तस्दीक की है। इसराइल की तरफ से अभी कोई बयान आया नहीं है, लेकिन मुतवक्के है। अमेरिका ने भी कहा है कि हम भी तस्दीक कर रहे हैं कि ये इत्तफ़ाक़ हो गया है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि आर्जी जंगबंदी से काम नहीं चलेगा। इस वक्त जो इंसानी अलमिया है गज़ा के अंदर, उसके लिए मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। तो हमने ये देखा कि 4 दिन आज पूरे हो रहे हैं। इस दौरान फ़लस्तीनी इसराइली कैदियों के तबादले हुए हैं। वो बिल्कुल स्मूथ नहीं थे, उसमें कई ऐसे मरहले आए जब लग ये रहा था कि बात टूट जाएगी। हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही नाजुक जंगबंदी है, लेकिन अभी तक बज़ाहिर वो सक्सेसफुल नज़र आ रही है। इसराइल की पब्लिक में और मीडिया में भी ये सेंटिमेंट पाया जाता है कि जंगबंदी को फ़िलहाल जारी रखा जाए, लेकिन इसराइली इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज ने वाज़े किया है कि वो ये हक़ रखते हैं कि वो किसी भी वक्त दोबारा गज़ा में हमले शुरू कर सकते हैं। तो इसराइली वज़ीर आज़म जो है, उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे कैदी रिहा होते रहेंगे तो तब तक हम इस पर थोड़ा गौर कर सकते हैं। मसला सिर्फ ये है कि हमास के पास जो कैदी हैं, अब उनकी तादाद हो गई है 184, जबकि इसराइल में जो फ़लस्तीनी कैदी मौजूद हैं उनकी तादाद 7000 से ज़्यादा है। और सिफारतकार ये कह रहे हैं, बाज़ तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं कि इस तरह अगर हम टाइम बाय करते रहें, 4 के बाद 2 दिन आ गए और 1 दिन और आ गया, मज़ीद आ जाए, तो हमें एक मौका मिलता है कि हम एक पॉलिटिकल सलूशन की बात करें, हम इज़राइल पे दबाव बढ़ाएं। तो बहरहाल एक दिन जो गुज़र रहा है जिसमें हमले नहीं हो रहे, जानें ज़ाया नहीं हो रही, वो बेहतर है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये मसले का हल अच्छा, ये जो आपने की ना कि जब कैदी रिहा हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, इसमें कुछ कैदी जो हैं वो रेगुलर फोर्सेस के हैं, इसराइली रेगुलर फोर्स, फ़ौजी हैं, यूँ समझ लें आप। अच्छा, फ़ौजियों का रिहा होना और सिविलियंस का रिहा होना, उसमें फ़र्क होता है। आपको याद होगा कि 2011 में एक इसराइली सिपाही हमास के कब्ज़े में था और उसके बदले 1047 फ़लस्तीनी इसराइल को रिहा करने पड़े थे। तो बहरहाल इनकी एक इम्पॉर्टेंस है। अगर फ़र्ज़ करेंगे इनके पास 10 से 12 फ़ौजी भी हैं, अभी तक नहीं पता हमें कितने हैं, लेकिन हमास वाले कहते हैं कि हैं, तो वो तो सिविलियंस की कैटेगरी में नहीं आते, तो हमास वाले कहेंगे हम नहीं रिहा कर सकते। उनकी बुनियाद पे अगर वो इंडेफिनेट हमले करते हैं या बमबारी करते हैं तो फिर अपने ही फौजियों की जान खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन वो तो उनको कोई मसला तो 77 तो वैसे भी ऑफिशियली उसमें हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो आखिर में जो बार्गेनिंग का पॉइंट होगा वो फौजी है। अच्छा, अब ये जो रिलीज़ की जो बात हो रही है ना, तो इसके साथ साथ हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि 117 फ़लस्तीनी कैदी रिलीज़ हुए हैं। अच्छा, कैदी से हमारी मुराद क्या है, इस पर भी हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए। लेकिन इस पिछले 3 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, 117 फ़लस्तीनी रिहा हुए हैं और 116 फ़लस्तीनी मगरबी किनारे में गिरफ्तार भी हुए हैं। हाँ। तो इधर से आप डेबिट क्रेडिट इतने का डिपॉजिट किया, 10,000 डिपॉजिट किए तो 9,000 विथड्रॉ भी किए। ये अच्छा किस तरह होते हैं आपको अच्छी तरह से पता है। कोई 12 साल का बच्चा है, कोई 13 साल का बच्चा है, अच्छा हमें शक है कि तुमने पत्थर फेंका है, आपको उठा लिया, और वहाँ के जो एमपीओ है वो हमारे एमपीओ का बाप है, आपको पता है कि 6-6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, इंडेफिनिट सॉरी, कोर्ट जब तक कोर्ट नहीं करें, और कोर्ट रियासत का बिल्कुल हिस्सा है। अच्छा, मतलब इसराइल एक शायद वाहिद मुल्क है जहाँ बच्चे भी जो हैं उनका मिलिट्री ट्रायल, ओ बच्चे आर प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उस पर भी आते हैं जब हम बात करेंगे थोड़ी सी रिहाइयों की। बच्चों की आपने बात से ज़ायद वेस्ट बैंक में पकड़े गए। जी, ये तो पकड़े गए हैं ना। पिछले अगर हम सिर्फ 24 घंटों की बात करें, बच्चों का आपने जिक्र किया इसलिए 4 फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद भी किया है वेस्ट बैंक में, उनकी तस्वीर भी हैं। अहमद मोहम्मद, अबू अल-हाजा, महमूद खालिद महमूद, अबू अल-हाजा, अमर मोहम्मद फैसल और मोहम्मद रियाज, सॉरी 5 बच्चों को 18 से कम के, किसी की उम्र 14 है, किसी की उम्र 15 साल की है। तो ये है उनकी जंगबंदी। अच्छा, 7 अक्टूबर से अब तक गरबे उर्दन में सिर्फ उसके फिगर्स हैं 56 बच्चों समेत
273 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हाँ, अच्छा जो टोटल यरगमालियों से ज़्यादा हैं जिनका कि समझौता इसराइल और हमास के दरमियान हुआ है रिहा होने का, उनका कहीं जिक्र नहीं है। उनका कहीं जिक्र नहीं है। मतलब हम कर रहे हैं ऑब्वियसली वेस्टर्न मीडिया में, तो आपको वेस्टर्न मीडिया पे भी मैं आता हूँ अभी एक सेकंड के अंदर। और कल मैं आपको एक ब्रेकिंग दे देता हूँ, कल इजराइल की हुकूमत स्पेशल बजट एक मंजूर करेगी कि मगरबी किनारे में मजीद सेटलमेंट्स बनाई जाए, मजीद फ़लस्तीनी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जाए। तकरीबन कोई ज़्यादा लंबी रकम नहीं है, तकरीबन 100 मिलियन USD, जो जाहिर है कि अमेरिका के टैक्स पेयर के ताउन से ही मुमकिन होता है। जहाँ तक ये रिलीज़ की बात हुई तो जाहिर है विजुअल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट। जो इजरायली रिलीज़ हो रहे हैं उनको तो वॉल टू वॉल कवरेज मिल रही है। उनमें एक साहब हैं, वो मुझे अभी तक याद है कि एक 9 साल की लड़की एमिली हैंड वहाँ पर अफगाह हुई थी, हमास ने उसको यरगमाल बनाया था। और मुझे याद है कि पहले हफ्ते में जब ये बमबारी शुरू हुई थी और जब पहली इजरायली फोर्सेस वहाँ पर दाखिल हुए थे, ये उसके वालिद साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि यार हमें उसकी लाश मिल गई है गाजा में, बल्कि लाश भी नहीं, उसकी खोपड़ी का एक टुकड़ा हमें मिला है। मतलब कि इजरायली फौजी टहल रहा था गाजा में, ये बाप ने कहा नहीं, इजरायली फौज ने कहा, वो टहल रहा था गाजा में, उसने नीचे देखा कि खोपड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसने कहा यकीनन ये एमिली का होगा। जिसके बाद इनके वालिद साहब ने हर चैनल पर इंटरव्यू दिया, BBC ले लो, CNN ले लो, स्काई, इजरायली हर मीडिया पर, कहा कि मुझे तो बड़ी एक तरह से मुझे खुशी है कि मेरी बेटी मरी गई है, क्योंकि इन जानवरों के हाथों पता नहीं वो क्या उस पर गुजर रही होती। आज एमिली वापस आ गई, वाह, पता ही चला कि वो जिंदा है। और यकीनन इनको फादर ऑफ द ईयर तो अवार्ड मिलेगा कि इस बात पे कहने के लिए कि अच्छा हुआ कि मेरी बेटी मर गई थी, जो मरी नहीं थी। हाँ, और नहीं, और मरी नहीं थी, बाप को खौफ था कि ये जानवर यानी हमास के हाथ लग जाए। अब जो यरगमाली रिहा हो रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी दास्तानें खुल रही हैं, जिस पे इसराइली जो एस्टेब्लिशमेंट है सबसे ज़्यादा परेशान है, इसलिए कि वो यरगमाली हैं, वो कुछ दिन तक तो आज़ादी से अपना मुंह खोल सकते हैं, ये मुंह बंद भी नहीं कर सकते उनका। तो वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उसकी वजह से ये तवा चिकन में तब्दील हो चुके हैं इसराइली। उनको मीडिया से बात करने की इजाज़त है नहीं। अच्छा, ये जो थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं ये ट्रिकल होके आ रही हैं, ट्रिकल डाउन जो डिटेल्स हैं। अब फर्ज करें अगर तफसील आए तो सोचिए क्या होगा। ट्रिकल डाउन डिटेल्स का ये है कि एक तो ये कि जो फ़लस्तीनी औरतें और बच्चे रिहा किए जा रहे हैं उनमें एक बात, बॉडी लैंग्वेज भी तो देखें, एक बात मुश्तरक है कि कोई 8 साल बाद, कोई 4 साल बाद, कोई 6 महीने बाद जो है बच्चा या औरत रिहा हो रही है, और वो सब के सब जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें हर तरह का तजर्बा हुआ, गालियाँ, मुक्के, बदतरीन सहूलतें, ये सब ये कॉमन बात कर रहे हैं। जो इसराइल को यरगमाली हवाले किए जा रहे हैं उनकी जो मालूमात अब तक रिस के आई हैं, उनके मुताबिक सबसे पहले तो रेड क्रॉस के हुकाम ने गवाही दी है कि ओवरऑल उनकी हेल्थ बेहतर है, जिस्मानी सेहत बेहतर है। और यरगमाली जो है वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर कि एक उन्हें ज़ेर ज़मीन जो बड़ा सा हॉल था उसमें रखा गया पार्टीशन बना के, और खाने में हमें कोई कमी नहीं थी, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें दी जाती थी, जैसे हुमस है, जैसे पीटा ब्रेड है, सब्जियां और फल जो हैं। और 2 घंटे के लिए ऊपर बिजली नहीं थी गज़ा में, लेकिन पता नहीं किस तरह इनको 2 घंटे के लिए बिजली की सप्लाई होती थी। अच्छा, कुछ जो हैं उनकी रेडियो और टीवी तक रसाई थी, तो उन्हें ये भी पता था कि बाहर उनकी रिहाई के लिए क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फिर वो बाकी अपने साथियों को बता देते। जिन्हें दवाओं की ज़रूरत थी उन्हें दवाएं दी जाती थी। अच्छा, अक्सर को शिकायत थी कि नींद नहीं आती, तो उनको जो है नींद ख्वाब आवर जो अद्वियात हैं वो भी उन्हें दी जाती थी कि आपको जो मुनासिब लगे आपस में बांट लें, जो भी खा लें। तो ये हमास नामी जानवर का सलूक था इसराइली यरगमालियों से, और वो बाप कह रहा है कि अच्छा हुआ कि मेरी बेटी मर गई इन जानवरों के हाथ लगने से। इत्तफाक से वो बेटी जिंदा है, मेरा ख्याल है अभी नहीं हमास के हवाले कर देना बेहद बेहतर यही होगा। अच्छा, अब आपने बात की ना कि अच्छा फ़लस्तीनियों की कहानियाँ कहाँ आ रही हैं? सिर्फ अल जज़ीरा पर। अल जज़ीरा जब कवर करने की कोशिश कर रहा था रिलीज़ को, और आपको पता है रिलीज़ के भी बड़ी सख्त किस्म के शराइत थे ना, कंट्रोल कि आपके सिर्फ 2 लोग जाएंगे। अच्छा, बीच में अगर किसी का ID कार्ड ज़मीन पर भी गिर गया उनको उठाने की ज़रूरत नहीं थी, आपने आना है, आपने निकलना है। ईस्ट गाजा में जो इमेजेस हैं वो तो चले आपकी तरफ आ रही हैं। ईस्ट जेरूसलम में पाबंदी है, बल्कि इजराइल ने कहा है कि जो वहाँ पर जो रिहा हो रहे हैं ना, अगर आपने जश्न मनाया तो हम आपको भी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में आपको गिरफ्तार कर देंगे।
BBC, और ये चीज़ बड़ी वायरल हुई है यार, मुझे समझ नहीं आती कि कैसे हुआ ये। आपने अभी कहा ना कि जो इजराइल के कैद में थे उनके साथ क्या सलूक हुआ, तो एक खातून है, उनका एक इंटरव्यू हुआ, BBC नशर कर रहा था, ये रही, और वो कहती हैं कि जी हमें ना पेपर स्प्रे के साथ स्प्रे करके हमें पानी हमारे पे फेंक के सर्दियों के दौरान हमें एक कमरे में फेंक दिया जाता था और वहां के हीट बंद कर दी थी। हमें लगता था कि मिर्चों वाले स्प्रे, और हमें लगता था कि हम मर जाएंगे। तर्जुमा क्या चल रहा है, तर्जुमा नीचे ये चल रहा है BBC पर कि नहीं जी सिर्फ हमारे लिए तो हमास ही है जो हमारी मदद करने आता है, इसीलिए हम हमास से प्यार करते हैं। मतलब वो कह क्या रही है, कह क्या रही है और ट्रांसलेशन क्या है। अच्छा अभी गलती हो सकती है, लेकिन मसला पता है क्या है कि हमास, अंग्रेजी में भी हमास है, उर्दू में भी हमास है, अरबी में भी हमास है। हमास को आप मिस ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, या तो उसने कहा है या तो उसने नहीं कहा। तो एनीवे BBC ने कहा कि नहीं, वो मेरा ख्याल है हमारे से कोई एडिटोरियल गलती हो गई है, कम से कम ये वो वाला वो संडे मंडे ट्यूसडे वाला CNN वाला बंद तो नहीं है ना, कैलेंडर वाला। लेकिन बिल्ड जर्मनी का, जो जर्मन की एक बहुत मशहूर मैगजीन है, उनकी जो फ्रंट पेज था ना वो बड़ा आला था, पता नहीं हमारे पास है अगर वो क्लिप या नहीं। एक साइड पे लिखा हुआ है कि इजरायली कैदी रिहा, और दूसरी साइड पर लिखा हुआ है फलस्तीनी दहशतगर्द रिहा। ये है आपकी बिल्ड बैलेंसिंग रिपोर्ट, बैलेंसिंग रिपोर्ट। अच्छा किस तरह के लोग रिहा हुए हैं, एक है मारा नाम की खातून जो 16 साल की उम्र में थी, उनको चेक पोस्ट पे IDF ने रोका, ठीक है, और उनकी तलाशी ली तो एक छोटा सा छुरा था उनके पास, जिसके बाद उनको 12 दफा गोलियां मारी गई और वो बच गई विदाउट ट्रीटमेंट, और उनको फिर जेल में डाला गया। 8 साल बाद आज वो रिहा हुई हैं। फिर हैं कासिम और नासिर, ठीक है, कासिम और नासिर को पहली दफा जब गिरफ्तार किया गया था क्योंकि बहुत खतरनाक दहशतगर्द है और उनकी तफ्तीश हुई थी, वो 4 साल के थे और 5 साल के थे। फिर तकरीबन 12-13 साल की उम्र में उनको गिरफ्तार किया है और आज वो बिल आखिर रिहा हुए हैं। जी, वक्फा ले लें। जी वेलकम बैक। और इस दौरान जब इजरायली फौज गजा में दाखिल हुई तो एक अभी इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री से एक बहुत बड़ा ऐलान आया कि हमने बहुत सारे वहां से पैसे बरामद किए हैं जो सब हमास के पैसे थे। अच्छा कुछ इराकी दिनार हैं, कुछ जॉर्डेनियन हैं, कुछ US डॉलर हैं, कुल $1 मिलियन लूटा गया है गजा के रुइंस से। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, रैंडमली नहीं कह रहा कि लूटा गया है, बकायदा इसके बारे में वीडियोस भी बनाई जा रही हैं। जैसे कि ये एक वीडियो है, अगर वो वीडियो चलाएं, जिसमें एक इजरायली फौजी है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये वेडिंग कर दो यार, मैं बाहर देखना चाह रहा हूं, फुल स्क्रीन कर ये देखें। हाँ ये देख रहा है कि देखो नोआ मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए कितना एक अच्छा नेकलेस मैं ढूंढ के लाया हूँ लूटमार लूहा गजा से। और इसके कमेंट्स में कोई कह रही है कि जी जिस लड़की से के घर से आपने ली थी ना, ये उसके शादी का सामान था और वो बमबारी में शहीद हो गई। एक और जो इंसिडेंट हुआ है जिसकी अगेन US में बहुत कम हेडलाइंस बनी है, वो है कि वर्मोंट की रियासत में, जी आपको पता है, और जनरली ये काफ़ी एक क्वाइट और सेफ किस्म का इलाका है, वहाँ पर 3 फलस्तीनी, तीनों की उम्र 20 साल की थी और वहाँ पर स्टूडेंट्स थे, वो अपने घर के बाहर खड़े हुए थे, अरबी में बात कर रहे थे, कुफिया पहना हुआ था। तो एक गोरा आता है, उन तीनों को गोलियां मार दी हैं। जान उनकी बच गई है, लेकिन एक जो है हिशाम अवरतानी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो दोबारा चल नहीं पाएगा। अब जाहिर है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी खबर नहीं चली या इसके टिकट नहीं चले, लेकिन थोड़ा सा उल्टा करें और फर्ज करें कि 3 इजराइलियों को वहां पर किसी अरब ने गोली मार दी, तो इस वक्त क्या आपकी हेडलाइंस होती। तो ये चल रहा है। और उसके साथ साथ जो बाइडेन साहब की अब कुछ खबरें आ रही हैं। आपको पता है कि जो बाइडेन साहब ने कहा था ना कि ये इन्होंने बच्चों के बेबीज के सर कलम किए हैं, और ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इसकी हम बात क्या माने। अब वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि हालांकि उनके सारे एडवाइजर्स ने कहा था कि सर ये जो सर कलम करने वाली बात है ना, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। उसने कहा कि यार मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये सच ही है ना।
और फिर उनकी अपेरेंटली प्राइवेट एक मीटिंग हुई है मुस्लिम अमेरिकन फैमिलीज के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी असल में मेरे से बहुत गलती हुई है एंड आई विल ट्राई एंड डू बेटर। लेकिन ये बेसिकली अब सिर्फ अपनी सीट और टिकट बचाने के चक्रों की बातें हैं। अदरवाइज तो आपको पता है कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इजराइल की एक्सेस टू यूएस वेपन्स पर, उन सबको इन्होंने हटा दिया। अच्छा, जितने भी इनकलाबी बनते हैं ना वो 2.5 दिन के इनकलाबी हैं। मसलन मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इलॉन मस्क ने कहा कि जी मैं अपना जो सैटेलाइट है, इसलिए कि गजा का तो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया था, तो उन्होंने कहा जी जो मेरा स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है वो पूरी दुनिया के लिए, गजा भी उसमें आता है, तो मैं तो बहाल रखूँगा। तो उस पर इसराइल ने खासी चीखा चिल्लाया था और इन पे यहूद दुश्मनी का भी इल्ज़ाम लगा था। फिर मस्क साहब जो हैं अब इसराइल पहुँचे, तो जो VIP ट्रीटमेंट है वो हुआ। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ एक किबुट्स है कफर अज़ा, उसका दौरा किया और उन्होंने इस बात का वादा किया कि आइंदा मैं इसराइल से पूछे बगैर गज़ा को सैटेलाइट लिंक फराहम नहीं करूँगा। जाहिर ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कुछ अपने मुल्क की भी बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी है इस मामले पे और किस तरह से इज़हार आज़ादी को दबाया जाता है। हमारे यहाँ ये खबर सामने आई कि आपको पता है कि मुल्क में नेशनल T20 कप चल रहा है क्रिकेट का। आज़म खान हमारे विकेट कीपर हैं, बैट्समैन हैं, उन्होंने मैच खेला। मैच में जो उनका बैट था उस पर फ़लस्तीन का झंडा लगा हुआ था। उन्हें एक मैच के बाद PCB हुकाम ने कहा कि जी भाई ये हटाएं, ये आप रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं, आप स्टिकर वगैरह नहीं लगा सकते। दूसरे मैच में भी उन्होंने लगाया। मैच के दौरान उन्होंने वार्निंग दी गई कि ये हटाएं वरना आप पे फ़ाइन आ जाएगा। उन्होंने कहा आप लगाएं फ़ाइन, मैं नहीं हटा रहा। तो उसके बाद फिर PCB से ये खबर आई कि उनकी जो मैच फ़ीस है उसमें से 50% उनको फ़ाइन लगा दिया गया है। तो PCB का कहना है कि जी आपने जो रूल्स हैं वो आप वायलेट कर रहे हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। इसमें बहुत सारे मामलात होते हैं। एडवर्टाइजिंग का भी एक इशू होता है कि मैच दुनिया देख रही है तो यू कैन और कैन नॉट। दूसरा ये कि पॉलिटिकल कॉजेज़ जो है वो आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे किसी पार्टी का झंडा, किसी मुल्क का झंडा आप नहीं लगा सकते। PCB का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सवाल अब ये है कि अगर जो तीसरा मैच वो खेलने जाएंगे उसमें भी अगर उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं मैं गज़ा के अवाम के साथ अपनी सॉलिडारिटी ज़ाहिर करना चाहता हूँ, तो ख़तरा ये है कि उनकी जो बकिया फ़ीस है वो भी हो सकता है कि फ़ाइन हो जाए, उनको बैन भी किया जा सकता है। तो अब चूँकि क्रिकेट मेरा मैदान नहीं है, मैंने हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं इमरान सिद्दीकी, मैंने उनसे मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा कि भाई ये माजरा है क्या। तो उन्होंने कहा देखिए एक बहुत ज़्यादा एक गम गुस्सा इसलिए है कि PCB लगता है कि थोड़ा ओवर एक्टिव हो गया या प्रो एक्टिव हो गया। हाँ। क्योंकि उमूमन अगर इस तरह के मामलात उठते हैं तो वो ICC की तरफ से उठते हैं कि हाँ। आप उनके रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, बीच में कूद रहे हो। हाँ, लेकिन ये तो है भी एक नेशनल टूर्नामेंट चल रहा है। लेकिन इससे कतई नज़र आप देख लें कि इससे पहले हमारे कई क्रिकेटर्स ने ट्विटर पे या जिसको हम एक्स कहते हैं उस पर खुल के गज़ा की जो सूरत हाल है उस पर अपना इजहार किया है, अपना जो फ़लस्तीन का झंडा है वो लगाया है। तो उसमें प्रोमिनेंट तो ये जो पिछला जो वर्ल्ड कप था उस दौरान मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट किया एक, जिसमें उन्होंने अपनी एक जीत को गज़ा के लोगों के नाम किया। पता ये चला है कि PCB ने उन्हें कहा कि आप ये मेहरबानी करके हटा दें, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। तो PCB के जो रूल्स वगैरह हैं वो ज़ाहिर है कि स्टेडियम से बाहर तो अप्लाई नहीं करते। हाँ। ट्विटर पे क्या करें? PCB को कोई कम मसले हैं कि आप PCB स्टिकर के पीछे भाग रहे हैं। अब वो रेगुलेट करे। हाँ, मतलब इससे ज्यादा बड़े मसले नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। हमारी क्रिकेटर्स जो है ना जी, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ कि बाबर आजम ने जो है उन्होंने देखें ये पिक्चर जो है इन्होंने शेर भी लिखा हुआ है, गज़ा ट्वीट किया हुआ है। इफ्तिखार अहमद हैं, उन्होंने भी गज़ा का जो झंडा है परचम है वो ट्वीट किया। मोहम्मद नवाज हैं, उन्होंने अपना इजहार किया है। शादाब खान हैं जी, वो भी अमन की बात और फ़लस्तीन का झंडा दिखा चुके हैं। उसामा मीर हैं, उन्होंने भी फ़लस्तीन का झंडा। तो हमारे कई सारे जो क्रिकेट हैं, ज़ाहिर है देखें बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हैं, ये कोई आम मामला है नहीं। हम जैसे पहले भी कह चुके हैं कि अपने लाइव टेलीविज़न पे हम एक जेनोसाइड देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का दिल इस पर भारी है। अब मसला सिर्फ ये आता है कि जब ये बैट की बात आ गई ना और रूल्स की बात आ गई, तो अब ये मेरा ख्याल है PCB को एक्सप्लेन करना होगा कि आर दे बीइंग ओवर एक्टिव। मेरा ख्याल है कि हमें PCB से जवाब लेना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि दे आर बीइंग कंप्लीटली ओवर एक्टिव।
ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि उसने किसी सियासी जमात का कोई प्राइड लगाया हुआ है, ये इस वक्त एक ग्लोबल इशू चल रहा है। और पीसीबी क्यों इतना सगा बना हुआ है इनका? मतलब देखो, इंडियन क्रिकेट काउंसिल से आए, बीसीसीआई से आए, जो भी इनके जो बड़े इदारे हैं, मैं समझ सकता हूँ वहां से बनता है। ये कौन है, ये क्यों दीवाने हो रहे हैं? तो जी पीसीबी से जवाब चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं, ये क्या क्या कोशिश करेंगे इस पे हम दोबारा भी बात करें और थोड़ी सी मजीद तफसीलात लें। फिलहाल एक ब्रेक। वेलकम बैक। सनीचर को यानी अब से 2 दिन पहले कराची की शाहराह है राशिद बिनहास रोड, वहाँ आरजे शॉपिंग मॉल कसीर मंजिला इमारत है, अचानक अलसुबह चौथे फ्लोर से आग शुरू हुई और छठे फ्लोर तक आनन फानन उसने अपनी लपेट में ले लिया इमारत को। उस वक्त जाहिर है कि इमारत 24 घंटे इस्तेमाल होने वाली थी, वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी होती थी। 11 अफराद जाँ बहक हुए और 5 के लगभग ज़ख्मी हुए हैं। फायर ब्रिगेड आया, लेकिन मुश्किल यह है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ी 3री मंजिल तक जा सकती थी और कहा यह जा रहा है कि हलाकतें आग से ज़्यादा धुएं से हुई हैं, इसलिए कि जो बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट उसमें वेंटिलेशन का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। ये जो प्लाज़ा है आरजे शॉपिंग मॉल, ये कैंटोनमेंट बोर्ड के दायरे में आता है। इमारत की तामीर की मंजूरी में मुबैना गफलत का मुकदमा दर्ज होना था, सो हो गया। पुलिस के मुताबिक इमारत में, इब्तदाई रिपोर्ट है पुलिस की, उसके मुताबिक इमारत में आग बुझाने के आलात और हंगामी इखराज का कोई रास्ता नहीं था। निगरान वज़ीर आला ने इस सान्हे के बाद तमाम कमर्शियल इमारतों, अवामी मकामात और दफातर के सेफ्टी ऑडिट का हुक्म दे दिया है, जो कि ज़ाहिर है कि ऐसा ही होता है। इस सिलसिले में मैं आपको 2 वाक़यात, वैसे तो बेशुमार हैं और कराची पाकिस्तान का सनती दिल है, कमर्शियल दिल है, 2 वाक़यात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 11 सितंबर 2012 बल्दिया में एक गारमेंट फैक्ट्री अली इंटरप्राइजेस, उसमें आग लगी और उसमें 260 वर्कर्स ज़िंदा जल गए। वजह ये मालूम हुई, क्रिमिनल वजूहात वो एक अलग कहानी है, जो टेक्निकल वजह है वो ये मालूम हुई कि जो एग्ज़िट डोर्स थे, तमाम एग्ज़िट डोर्स, उन पे ताला लगाया गया था और खिड़कियों में सलाखें लगाई गई थी, क्योंकि मालिकान को ख़तरा था कि मज़दूर चोर होते हैं, कोई ना कोई चीज़ जो है वो छुपा के ले जाते हैं। उस सिलसिले में 260 वर्कर्स जल गए, हलाक हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। दूसरी मिसाल मैं देना चाह रहा हूँ रीजेंट प्लाज़ा होटल की। 5 दिसंबर 2016 को किचन से आग शुरू हुई। एयर कंडीशन सिस्टम फौरी तौर पे बंद कर देना चाहिए, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, लिहाजा धुआं कमरों में जमा होना शुरू हो गया और हर फ्लोर पे 3 फायर एग्ज़िट थे, मगर उन पे कुछ नहीं लिखा हुआ था कि ये हंगामी तौर पे इनखला का रास्ता है। बज़ाहिर देखने को 3 फायर एग्ज़िट था। स्मोकिंग डिटेक्टर्स हर फ्लोर पे मौजूद थे, हर कमरे में मौजूद थे, एक भी काम नहीं कर रहा था। फायर अलार्म्स लगे हुए थे, लेकिन अल्लाह जाने वो नुमाइश के लिए थे या किस चीज़ के लिए थी। वहाँ भी 12 शहरी जहाँ बहक हुए और जो भगदड़ मची उसमें 110 के लगभग लोग ज़ख्मी हुए। कराची जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का हर लिहाज से, वहाँ कहा यह जा रहा है, माहिरीन कह रहे हैं कि 90% जो कमर्शियल और रिहायशी बिल्डिंग्स हैं उनमें फायर सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं है। हर साल मुल्क में एवरेज 15,000 के लगभग जानें सिर्फ इसलिए ज़ाया चली जाती हैं कि उन्हें आग से नहीं बचाया जा सकता। ना आगही है, ना तरबियत है। जहाँ जहाँ आलात लगे हुए हैं उनकी टेस्टिंग उस वक्त हुई होगी जब वो आलात उस वक्त फिट हुए होंगे। तालीमी इदारों में भी फायर सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं, ना तरबियत का, ना तालीम का, ब्ला ब्ला ब्ला। बिल्डिंग कोड मौजूद है, कागज़ पे फायर सेफ्टी की सारी तदाबीर मौजूद हैं जो कि इंग्लैंड में होती हैं, लेकिन किसी एक पे अमल नहीं होता। वजूहात आपको मालूम है, भाई भतीजावाद या पैसा या करप्शन, वट एवर आप जो कह लें। बहरहाल मैं आरजे शॉपिंग मॉल की तरफ दोबारा आता हूँ।
कुछ होते हैं रियल हीरो जो हम फिल्मों में देखते हैं, सुपरमैन वगैरह, लेकिन वो रियल हीरो असल में कुछ रियल हीरो होते हैं, उनकी कहानी बयान कर रहे होते हैं। तो आज हमारे पास एक रियल लाइफ हीरो मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद आमिर और उनके साहबजादे सुबहान। आपका ताल्लुक़ कराची से है, कुरंगी के इलाके से है। हम यहाँ इन्हें क्यों हमने मदऊ किया है, वो इसलिए कि इन्होंने आरजे शॉपिंग मॉल में अपनी जान की परवाह न करते हुए आमिर साहब ने अपने बेटे को बचाने गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनसे बड़ा काम ले लिया और ये 25 अफराद को ज़िंदा निकालने में फायर ब्रिगेड के एक साथी की मदद से कामयाब हो गए। ये तो थी तमहीद। अब माइक्रोफोन जो है आमिर साहब के हवाले। आप ये बताइए कि सुबह आपको जो इत्तला मिली तो आपके तो हाथ पांव फूल जाने चाहिए थे। बिल्कुल नहीं सोता। क्यों नहीं? क्यों नहीं होऊंगा, इनके बेटा है। ठीक, बेटा वो भी मेरे इतने बड़े बच्चे नहीं हैं जो एक मेच्योर होते हैं, जहन उनका एक्टिव हो, वो अनएक्टिव, वही फादर को ही फ़ोन करेंगे जो उनके करीब है। मैं फ्रेंडशिप की तरह इन बच्चों से बात करता हूँ। तो आपने कॉल की अबू को? बिल्कुल। फिर 2 दफ़ा मेरे पास कॉल बजी, साइलेंट पे था पर मेरे सिराने था, पर मुझे पता है कि मेरा बच्चा रात में ड्यूटी करता है, पर मैं इसलिए रख कर सोता हूँ सिराने। तो वो ऐसा ही हुआ और मेरे को ऐसे ही मैंने जब देखा मोबाइल को तो पता चलता है कि मेरे बेटी की कॉल है। मैंने पूछा खैरियत? तो उन्होंने अर्ज़ की कि बेटा बाबा वो मैं बहुत जो है ना आग के अंदर फंस गए हैं हम लोग, हमारे ऑफिस में आग लग गई है, फ्लोर में चारों तरफ आग है और हमें बचा लो। तो ये सुना तो मेरे तो बाकी होश ही नहीं कि मैं करूं क्या। फिर मेरे पास जो जहन में आया, मेरा बेटा फिक्र नहीं करो, तसल्ली दी। मैंने कहा मैं आपके पास आधे घंटे में इंशाल्लाह पहुंच। इस वक्त आप घर पे थे? घर पे, कोरंगी नंबर 4 नंबर, ठीक है। और मैं कोई 15 से 16 मिनट के अंदर मैं इसके ऑफिस पहुंच गया, इतना फास्ट बाइक के ऊपर, क्योंकि मेरी बाइक भी रेडी थी, फ्यूल भी मेंटेन रखता हूँ मैं, इनकी इमरजेंसी कभी पड़ सकती है इंसान। तो नीचे फायर ब्रिगेड वाले थे? बिल्कुल। जब मैं 15 फिर मैंने 15 कॉल करी तो उन्होंने मुझे कहा कि 50 से ज़्यादा कॉल आ चुकी हैं हमारे पास, हमने रेस्क्यू टीम फॉरवर्ड कर चुके हैं, पुलिस ने हम मेरे साथ ये कोऑपरेट किया। मैंने ठीक है सर। बाकी मैंने फिर अपने ऊपर ही रखा, ना किसी को कॉल करने का दोबारा मौका दिया। मैंने बाइक उठाई, हेलमेट पहना और सीधा एक अपर उठाया बच्चे का और चला गया। वहाँ पहुँचता हूँ तो नाता खान के पुल पर से जब मैं देख रहा होता हूँ गुजरते हुए, तो देख रहा हूँ धुएँ आसमान पे लग रहे थे ब्लैक कलर के। मैंने सोचा ये तो बहुत ज़्यादा खा गए। मैं घबराया, मैंने कैसे घुसूँगा, कैसे घुस पाऊँगा, कैसे रास्ता। बहरहाल मेरे पास मोबाइल मेरे पास था, मेरे को इससे सहूलत हो और ये रास्ते में। और फिर आप वहाँ पहुँच गए जहाँ ये वाक़या हुआ था। एक ब्रेक ले लें, उसके बाद आप बताइएगा आप पहुँच गए, उसके बाद आपने क्या किया। जी। मौजू है कराची के आरजे शॉपिंग मॉल में सनीचर को लगने वाली आग, जिसमें 11 जानें गईं और वहाँ मोहम्मद आमिर एक आम शहरी पहुँचे अपने बेटे को बचाने के लिए और उनके सहारे 25 दीगर अफराद की जानें बचाने में कामयाब हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आपने बताया कि आप वहाँ पहुँच गए बिल्डिंग में, वहाँ फायर ब्रिगेड मौजूद है। अच्छा, आप एयर कंडीशन के माहिर भी हैं? बिल्कुल। तो उन्होंने आपको अंदर क्यों जाने दिया? इसलिए कि वहाँ तो धुआं था। वो उन्होंने देखें एक चीज़ थी, जब वो जिस जगह पे लिफ्ट पे वो खड़े थे, उस लिफ्ट की ऊपर 2 ही लोग जा सकते थे और उनके पास टोटल 4 लोग थे। एक ड्राइवर था, 3 हेल्पर थे, ठीक है, और जो रेस्क्यू वाले 3 थे। अब फोर्क लिफ्टर की बात कर रहे हैं ना, जो आप लिफ्ट की बात कर रहे हैं वो तो बिल्डिंग की लिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिनके पास सीढ़ी होती है। सीढ़ी जो होती है, उनकी जो सीढ़ी थी वो के 4th फ्लोर पे नहीं जा सकती थी। तो उसको मैंने पेडिस्टल पे वो रखा हुआ है, बना हुआ होता है पेडिस्टल ब्रिज, उसके ऊपर हैंग करवा के 3rd फ्लोर तक हो गई। ठीक है। अब एक्स्ट्रा बचती है 1 सीढ़ी जो मेरे को उसके लिए चाहिए थी लिफ्ट के पास जाने तक। उस गैप को शीशा ब्रेक करने के बाद, शीशा ब्रेक करके जैसे मैं लिफ्ट के पास गया तो अब लिफ्ट वाली जगह जो है इनको ओपन करना नहीं आती थी। लिफ्ट वाले का डोर को ओपन करना मेरे को आता था। मैं इनको 1 मिनट लगा और लिफ्ट का डोर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखता हूँ मैं सामने ग्रिल है, ग्रिल के जो जगह थी उसमें ताले लगे थे। तो ये कटर लाया, जब तक मैंने अपने हैमर से
वो जगह को क्लियर करा, हाथ मेरे ये जख्मी हुए, ये जालियां मोड़ी हैं मैंने उसको हाथ से ना कटर, ताकि अंदर जाए मेरा। कटर अंदर गया तो उसने ताले कट करे, ताले कट करे, ग्रिल खुली है, ग्रिल खुलने के बाद मैं अंदर गया तो दूसरी ग्रिल भी ऐसे ही थी सेम, उसी तरह उसी को भी ऑपरेट करके मैंने खोला तो मैं 3rd फ्लोर पे क्लियर हो गया था। जब 4th फ्लोर पे देखता हूँ तो दोनों ऑफिस ब्लॉक हैं, यानी कि उस शीटों से प्लग किया हुआ उसको, कोई धुआं नहीं है वहाँ पे, नहीं थी वेंटिलेशन। कबूतर तक वहाँ पे मरे हुए पड़े हुए थे बिल्कुल, परिंदे। तो इससे जाहिर ये होता है कि इतना उधर ऑक्सीजन नहीं है। तो जब मेरे को बच्ची की कॉल थी कि मेरे को उसने जो गाइड किया था कि मैं इस वाले रूम के अंदर हूँ, लेफ्ट साइड वाले में, तो 2 जीने मेरे सामने थे, तो मैंने सब में अच्छा ऑप्शन जो सोचा वो मैंने लेफ्ट वाला डोर को ओपन करना था। तो मैंने उस पर हैमर मारा, उसको गिराया शीट को जैसे गिराया तो उधर आग का भपका आया, क्योंकि इतनी उधर आग की तपिश थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका। 2 सेकंड के लिए मैं भी पीछे हट गया था। फिर मैंने अंदर झांक के देखा तो ब्लैक की ब्लैक था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो फिर कोशिश करी उसके साथ रेस्क्यू, मेरे साथ सलीम जो लड़का था रेस्क्यू का, ग्रीन वर्दी वाला, उसके साथ मैं अंदर जाने की कोशिश करी। 2 मिनट के बाद ही मैं बाहर आ गया कि ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था, चाहे मैंने कपड़ा लपेटा हो अपना या वो जो भी मेरे पास था। फिर बाहर आया हूँ, जब तक फिर मैंने हैमर लिया, उससे जितनी शीटें लगी हुई थी 8-10 वो मैंने तोड़ना शुरू कर दी ताकि ऑक्सीजन बने, कुछ तो अंदर है, कुछ धुआं बाहर जाए, कुछ तो ऑक्सीजन बने मेरा। वो तोड़ी, फिर बाहर आ गया, फिर तोड़ी, फिर बाहर आया। फिर जब तक उसने अपना रेस्क्यू वाले ने फ़ोन करके मास्क मंगवाए, ऑक्सीजन मास्क जो बड़े वाले होते हैं ग्लास के साथ, वो मेरे को मंगवा के एक मेरे को दिया, एक खुद लगाया। मैंने उसको दिया दूसरे रेस्क्यू वाले को कि तुम लगाओ, तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा अंदर। मैंने कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा क्योंकि मेरा बेटा है। मैंने कहा सलीम चल, तो वो मेरे साथ चला है, बिल्कुल मेरे साथ चला है, मेरे साथ अंदर गया है। तो इतनी दूर लाइट थी, सर्च लाइट, वो मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ था और मैं जा रहा था लाइट लेके, तो इतनी दूर वॉल थी कि मेरे को नहीं दिख रही थी। 1 फुट के फासले पे पता चल रहा था ये वॉल है। तो जब मैं घुसा हूँ तो मेरे सामने राइट साइड पे रास्ता आ गया, उधर मैं गया, उधर देखता हूँ तो सब चीज़ें जली पड़ी हुई थी, ब्लैक ही ब्लैक नज़र आ रहा था। दरवाज़ों पे मैंने लात मारी, सुबहान 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 चीखा मैं बच्चे का नाम लेके, पर मेरे को कहीं से आवाज़ नहीं आई। फिर मैं बैक हो गया, फिर थोड़ा सा ऑक्सीजन लिया, उसके अंदर भी मेरा दम घुट रहा था। उसके बाद फिर मैं दोबारा, मैंने कहा सलीम जाना तो है, मेरा बच्चा है, चाहे कुछ भी है, तू नहीं जाएगा मैं जाऊँगा। तो उसने कहा मैं जाऊँगा मेरा आपके साथ। उसने मेरे कंधे पे फिर हाथ रखा, हाँ फिर हाथ रखा मेरे कंधे पे, मैंने वो गुम नहीं हो जाऊँ क्योंकि अंधेरा इतना लाइट होने बंद होने के बाद। तो हैमर लेके वो जैसे ही वो चला, तो अब मैंने कहा लेफ्ट साइड पे चलेंगे हम लोग। लेफ्ट साइड पे गए, बिल्कुल वहीं पे ग्लास का डोर दिखा मुझे, और उसके बाद ये लोगों की लाइट टॉर्च की मेरे को दिखी, बच्चे ये अंदर थे। वाह, तो कितने लोग थे आपके साथ? हमारे साथ तकरीबन 25 से 26 लोग थे। 25 से 26 हमें मिला के। तो इस पूरे टाइम में आप पे क्या गुजर रही थी? हम पे तो एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे जो चीज़ हमने देखी वहाँ पे। तो हमारे साथ तो ये था कि हम लोग दूसरों को भी संभाल लेते हैं, खुद को भी संभाल लेते हैं, साथ में हमारे को कैसे ज़्यादा देर वेट करना है, सर्वाइव करना है, वो चीज़ें भी देख रहे थे। तो हमारे साथ 2-4 बंदे और भी थे लंबे लंबे। तो एक को दमे की बीमारी थी, जो सांस नहीं ले पा रहा था वहाँ पे, तो उसको कपड़ा लपेट के वो एक जगह बैठा रहा, एक बेहोश हो गया। उसके बाद गेट पे 4 से 5 बंदे एक गेट पे कपड़ा लेके खड़े रहे ताकि धुएं को रोके, अंदर ना आए। तो फिर उसके बाद काफ़ी कॉलें करी, हम नीचे से भी मैनेजमेंट से राब्ते में थे, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। हालांकि जो मैनेजर है मैनेजमेंट वाला, तो उसको आना चाहिए था, उसको तो एक रास्ता पता है कि कौन सा ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ जाना चाहिए। अच्छा, ये जो 24 फिर 25 जो लोग थे आपके बेटे समेत, जी बिल्कुल, आपने नीचे कैसे उतारे? देखें अब ये बात आपकी पॉइंट आई, ये बात मेरी थी कि मैं इनको लेके तो जाऊंगा 3rd फ्लोर पे, इनको ऑक्सीजन तो मिलेगा, वहाँ से तो निकलेंगे 4th फ्लोर से, वो तो रास्ता मैंने क्लियर कर लिया था क्योंकि मैं 3rd से चला था। 3rd पे मुझे पता था ऑक्सीजन है इतना कि सरवाइव करेंगे बच्चे, पर ये नहीं पता था कि नीचे का मेन डोर खुला होगा। डोर कैसे पता चला कि वो गार्ड जो मना कर रहा था मेरे पास चाबी नहीं है, ये मॉल वाले को पास होती है, वो गार्ड शलवार कमीज पहन के आ गया, जो बोल न्यूज़ वालों के सामने खड़ा होकर श्योर कर रहा था कि मैंने सब बच्चों को बचा लिया, 26 लोगों को बचा लिया। ठीक है, वो उस टाइम पे अंदर क्यों नहीं जा रहा था और क्यों मना कर रहा था कि मेरे पास चाबी नहीं है मेन डोर की? फिर वो कैसे खोल कर वो अंदर आ गया? या पुलिस ने खुलवाया या तोड़ने का पुलिस ने ऑर्डर दिया? आपने वो रास्ता इस्तेमाल किया? फिर वो रास्ता इस्तेमाल करा तो क्लियर था वो रास्ता, बिल्कुल डोर खुला हुआ था, पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी कि वो खड़ी के किसी को पब्लिक को अंदर नहीं आने दे रही थी ताकि शोर शराबा या वो चीज़ नहीं भगदड़ ना हो। बिल्कुल, ये चीज़ से बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, आप टेक्निकल आदमी हैं, कोई ऐसी तजवीज़ है कि आइंदा इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके कि कोई
बिल्डिंग के अंदर कोई नक्शा पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आर्किटेक्चर का ये काम होना चाहिए कि वो ऐसा आर्किटेक्चर का एक कॉपी लगाए जो फ्रेम हो जाए बाहर मेन डोर पे, ताकि उसके अंदर एक नंबर जनरेट हो, इस रूम का नंबर ये है, इस रूम का नंबर ये है, इस फ्लोर पे इस रूम का नंबर ये है, ताकि इतना बड़ा लिखा हो ज़ाहिर के सामने बच्चा भी पढ़ ले कि ये 23 नंबर है या 20 नंबर है या 19 नंबर रूम के अंदर हूँ, तो उससे आइडिया होता है कि ये इस कॉर्नर पर है, इस कॉर्नर पर है। अगर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, फ्लोर के अंदर घुसने की अगर जगह नहीं मिलती, आप दूसरी जगह से सीढ़ी लगाकर आपको हैमर ड्रिल से 2 kV का जनरेटर पे स्टार्ट करें, हैमर ड्रिल से 2 मिनट के अंदर वो होल हो जाएगा और बच्चा बाहर आ सकते हैं। पब्लिक कॉमन सेंस की बात। बेटा यहाँ पर मतलब ये बड़ा कहमकाना सा सवाल है, वक्त भी हमारे पास कम है। वहाँ पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर, रेत के बाल्टियाँ, फायर एक्सटेंशन थे लेकिन वो हमारे को नजर ही नहीं आ रहे थे, धुआं इतना ज्यादा किसी ने बताया होगा पहले कभी? ना किसी ने बताया, ना हमें यूज करना आता है चलाना है जी। और खिड़की विड़की नाम की भी कोई भी नहीं नहीं है, कोई भी नहीं। थैंक यू सो मच। बॉस हमारे हैं अलीम दुरानी साहब, जिनके ऑफिस में मैं 20 साल से सर्विस कर रहा हूँ और मीडिया पल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो अलीम दुरानी साहब ने मुझे बहुत हेल्प करी है, जो मैंने WMA किए हैं इलेक्ट्रिक पे काम आए सर, काम आ गए सर। सिर्फ आपके काम नहीं है, 25 लोगों के अल्लाह के काम लेना था। उनके लिए बड़ी मैं दुआ गो कि उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए हर चीज़ सर, और बाकी जो लोग आए मेरे लिए दुआ करें, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर साहब, ख्वाहिश थी कि पूरा प्रोग्राम आपके साथ किया जाए, लेकिन वक्त की किल्लत। सुभान बेटे, नई ज़िंदगी आपको मुबारक हो। और आमिर साहब, हम आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं। नहीं सर, आप लोगों की दुआ चाहिए सर। थैंक यू सो मच सर। ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। लोग भी बच सकते। जी जी, प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, फिर हम बात करते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।